नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है सो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अगर अभी तक आप अपना एडमिशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो फिल करने से पहले इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसके लिए आवेदन शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, साथ में इसकी योग्यता क्या रखी गई है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, और यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारा जानकारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन प्ले चलते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि अगर आप गाइडलाइंस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। किसी प्रकार कोई अपडेट यहाँ पे आता है तो आपके ईमेल पे ही भेजा जाता है। अगर किसी कोई ओटीपी भेजा जाता है आपके पास एक अगर आप कोई अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसी प्रकार कोई अपडेट होता है तो वो आपके ईमेल पे ही भेजा जाता है, जिसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्योंकि कोई अपडेट या कोई ओटीपी आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे ही भेजा जाता है, तो इसलिए आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि कोई भी अपडेट आपको मोबाइल या ईमेल पे पता चल जाए। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिसेंट का हाल का खींचा हुआ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन में होना चाहिए और उसका साइज़ जो है 100 केबी से कम होना चाहिए। साथ ही जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक सिग्नेचर होना चाहिए जो कि वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया होना चाहिए। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो 100 केबी रखा गया है। वह 100 केबी से कम यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 100 केबी रखा गया है। साथ ही फॉर्मेट जो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट रखा गया है, 100 केबी साइज़ होना चाहिए और फॉर्मेट आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वहीं अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे पेमेंट आप 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ctet.bed.ucanapply.com। इस वाले वेबसाइट पे आप जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना फॉर्म जो है फिल कीजिएगा। उसके लिए कुछ गाइडलाइन इस प्रकार था। अब बात करेंगे कि इसके लिए प्रोसेस सारे डिटेल्स में कि आपके सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब तक रहेगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके लिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं सीटेट बीएड 2026 के लिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सीटेट बीएड 2026 का जो प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, क्योंकि हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस आपका। तो यहाँ अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्ट की बात करें या सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें, आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आपका 27/4/2026 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि अंतिम तिथि 18/5/2026 रखा गया है। यहाँ पे अंतिम तिथि 18/5/2026 रखा गया है। यहाँ पे 27/4/2026 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे अंतिम तिथि 18/5/2026 यहाँ पे रहने वाली है। लास्ट डेट आपका 18/5/2026 रहने वाली है। अगर यहाँ पर हम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फ़ी ऑफ 500 रुपये के साथ अगर हम लेट फ़ी के साथ अगर आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप 19/5/2026 से लेकर 21/5/2026 के बीच में आप लेट फाइन 500 रुपये के साथ यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई गलती या फिर त्रुटि हो जाता है तो उसको आप सुधार करने के लिए आपको 22/5/2026 से लेकर 23/5/2026 के बीच में आप करेक्शन कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड आने वाला है, आपका एडमिट कार्ड का जो डेट है वो 1/6/2026 रहने वाली है।
यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट डेट की बात करें तो 7/6/2026 यहाँ पे एंट्रेंस डेट यहाँ पे रखा गया है। वहीं पे आप आंसर की बात करें, यहाँ पे अगर आप अपलोडिंग ऑफ आंसर की बात करें, यहाँ पे 8/6/2026 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे इन्विटेशन फॉर ऑब्जेक्शन विथ प्रूफ का बात करें तो ऑब्जेक्शन यहाँ पे करना है, तो इसके लिए आपको 19/6/2026 से लेके 10/6/2026 के बीच में आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। 9/6/2026 से 10/6/2026 के बीच में। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट की बात करें, रिजल्ट का जो डेट का बात करें, यहाँ पे रिजल्ट का जो डेट रखा गया है वो 19/6/2026 फ्राइडे मतलब शुक्रवार रखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, लेट फी के साथ कब तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, एडिटिंग का आप सुधार कब कर पाएंगे, तो सारा डिटेल्स आप इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आने वाला है, आंसर की कब पब्लिश किया जाएगा, रिजल्ट कब आने वाला है, तो सारा डेट आप इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में वैसे 2 वर्षीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने स्नातक अथवा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य से उत्तीर्ण स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% मार्क प्राप्त किया है अथवा विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग स्नातक बीई या प्रौद्योगिक स्नातक बीटेक में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया है अथवा इसके समतुल्य कोई अन्य योग्यता धारण की है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन के पास हैं 50% मार्क के साथ, या फिर आप बीए या बीटेक आप किए हैं तो आपको 55% मार्क होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं वे अभ्यर्थी शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री, पारंपरिक संस्कृत शास्त्र में आचार्य की उपाधि अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की है। तो इस प्रकार अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास किए तो आपके पास 50% मार्क होना चाहिए, तब आप इसके लिए अब अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों के लिए आवंटित शहरों की सूची देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस किस शहर में होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सूची जो है यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन शहर है और उसका जो कोड है वो कोड क्या रखा गया है। तो आप देख सकते हैं आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, सबका कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जिला के लिए कौन सा कोड रखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस किस जिला में होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो बीएड शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्जाम जब आपका होने वाला है वो आपका 2 घंटे का यहाँ पे होने वाला है, देख सकते हैं अवधि 2 घंटे होगी। वही क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 120 रहने वाला है। वो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया जाएगा, आप 4 में से कि कोई एक जो सही लगे वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। OMR पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन से आपको फिल करना होगा। आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस OMR शीट पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन से आपको उस बॉक्स को आपको फिल करना होगा, जो भी आंसर सही होगा। इसके लिए आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है। आपको 120 अंक निर्धारित होंगे 120 क्वेश्चन के लिए। आपको आंसर देने के लिए OMR शीट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के लिए आपको इसमें से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आपको 15 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल संस्कृत कम्प्रीहेंशन इस सब्जेक्ट से आपको 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके लिए 15 मार्क निर्धारित किया गया है। वहीं जनरल हिंदी में से आपको 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहने वाला है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस में से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 40 मार्क निर्धारित किया गया है। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट एंड स्कूल्स में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स आपको मिलेगा। वहीं अगर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक की बात करें मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे बात करें,
यहाँ देख सकते हैं सीटेट BEd 2024 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी मतलब अनारक्षित इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 42 मार्क का यहाँ पे आपको लाना होगा, मतलब 35% मार्क आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 36 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 30% मार्क यहाँ पे आपको लाना होगा। अगर आप SC ST BC EBC WBC या EWS कैटेगरी या फिर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 36 मार्क्स यहाँ पे लाना होगा, मतलब 30% मार्क आपको लाना होगा। वहीं यहाँ पे अगर BEd परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छी बात रहने वाली है जो कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्क नहीं रहने वाली है। अगर आप कोई गलत आंसर दे देते हैं इसके लिए आपको कोई भी निगेटिव मार्क नहीं काटा जाएगा, कोई भी मार्क माइनस नहीं किया जाएगा, जो कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहने वाली है। वहीं पर अगर हम एग्जामिनेशन फी, यहाँ पे एंट्रेंस फी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्रवेश परीक्षा शुल्क यहाँ पे रहने वाली एंट्रेंस फी आपको यहाँ पे जो रहने वाली है, अगर आप सामान्य अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपया यहाँ पे रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपया यहाँ पे फी लगने वाला है। वहीं अगर आप दिव्यांग, अति पिछड़ा महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में आते हैं तो आपको 750 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी से अगर आते हैं तो आपको 500 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। अगर आप एक बार भुगतान कर देते हैं तो आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी वक्त कभी आपका पेमेंट अगर पेंडिंग में रह जाता है तो उसको अपडेट होने के लिए कुछ देर वेट कर लीजिएगा, दोबारा पेमेंट जल्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपका पेमेंट रिफंड नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा, स्टेटस चेक कर लीजिएगा, तब फिर आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा। क्योंकि कभी आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है, जो कि बाद में अपडेट होकर सक्सेस हो जाता है। तो आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे यहाँ अगर ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ आपका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस रहने वाली है वो 3 स्टेप में आपको कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। प्रथम चरण में आपको आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी बनाना है। उसके बाद आवेदक को निर्दिष्ट स्थान पर अपने फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा। सेकंड स्टेप में आपको आवेदन प्रपत्र को पूरा फिलअप करना है। उसके बाद आपको सारा डिटेल्स में आपको फिल करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका पेमेंट होने वाला है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो एप्लीकेशन है वो 3 स्टेप में फाइनल सबमिट होने वाला है। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट दिया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दे दिया गया है, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आवेदन करने से पूर्व आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज सूची जो अपने पास रखें। तो यहाँ पे जो अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, जो कि एक ईमेल आईडी हो गया, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। कोई भी अगर नोटिस या कुछ ऐसा मैसेज आता है तो आपको ईमेल पे प्राप्त हो सके, उसके लिए एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको रखना होगा। जो एक्टिव ईमेल आईडी हो वही आप एक्टिव ईमेल आईडी देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे कि OTP या फिर मैसेज के थ्रू कोई भी अपडेट आता है तो आपको मोबाइल पे मिल सके। इसके लिए जो मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव हो, चालू हो, वो नंबर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज़ का कलर में फ़ोटो यहाँ पे देना होगा, जिसका साइज़ आपका 100 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और रिसेंट का ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर देना होगा, जो कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करके अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। वहीं अगर यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI, इन चारों ऑप्शन में से आपके पास जो भी अवेलेबल होगा उसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे।